तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में हम इलेक्शन के बारे में जानेंगे कि इलेक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चैप्टर की शुरुआत होती है हरियाणा से। 1987 में हरियाणा असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे। इस इलेक्शन में दो पार्टी आमने सामने खड़ी हुई। पहली थी कांग्रेस पार्टी जो कि पिछले 5 सालों से रूल करते हुए आ रही थी, और दूसरी थी लोकदल जिसके लीडर थे चौधरी देवीलाल जी। इन्होंने कांग्रेस के अपोजिशन में खड़े होकर न्याय युद्ध किया, जिसका मतलब होता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस। इसके अलावा इन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन में जीतती है तो वे सारे किसानों की लोन माफ कर देंगे। लोग कांग्रेस से परेशान थे और चौधरी देवीलाल जी के आइडिया से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थे, इसलिए जब वोटिंग हुई तब लोगों ने लोक दल को काफी ज्यादा वोट किया। इनफैक्ट हरियाणा असेंबली में जो 90 सीट्स थी उसमें से 76 सीट्स तो लोकदल और उसके अलायंस को मिलती हैं, जिसमें से 60 सीट्स तो अकेली लोकदल की ही थी, जिसकी वजह से लोकदल इलेक्शन जीत जाती है। इलेक्शन जीतने के बाद चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वे सारे किसानों की लोन माफ कर देते हैं। लोकदल पार्टी अगले 4 सालों तक रूल करती है, लेकिन उसके बाद जब 1991 में जब फिर से इलेक्शन होते हैं तब लोकदल पार्टी हार जाती है और कांग्रेस जीत जाती है। Why do we need a election? आखिर हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है? किसी भी डेमोक्रेसी में एक रेगुलर इंटरवल के साथ इलेक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर एक 5 सालों में इलेक्शन होते हैं। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा कंट्री ऐसी हैं जहां पर रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिना इलेक्शन की भी डेमोक्रेसी हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। अगर सारे लोग आपस में बैठकर मिलजुल कर कोई डिसीजन ले तो बिना इलेक्शन के भी काम चल सकता है, लेकिन ये एक छोटी कम्युनिटी के लिए ठीक है, बड़ी कम्युनिटी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 140 करोड़ लोग एक साथ बैठकर डिसीजन ले सकते। पर एक चीज हो सकती है कि जो सारे लोग अपने आप से ही कुछ लोगों को चुन लें जो उनके हिसाब से उनके लिए सही रहेंगे डिसीजन लेने के लिए। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि बिना इलेक्शन के इतने सारे लोगों में से अच्छे लीडर चुने कैसे, और अगर चुन भी लिया तो क्या गारंटी है कि वो आगे जाकर जनता के हिसाब से काम करेंगे? तो क्या हम उन्हें बाद में जाकर हटा सकते हैं? ऑफ कोर्स हटा सकते हैं, पर इसके लिए हमें जरूरत होगी इलेक्शन की। इलेक्शन की मदद से लोग अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं और अगले इलेक्शन में उसे हटा भी सकते हैं। What makes an election democratic? ऐसी क्या चीज है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है? फर्स्ट, इलेक्शन को हम तभी डेमोक्रेटिक कह सकते हैं जब हर एक व्यक्ति के पास अपना एक वोट हो और उस वोट की एक वैल्यू हो। सेकंड, किसी भी कंट्री में फ्री इलेक्शन होने चाहिए और लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। थर्ड है, इलेक्शन रेगुलरली होने चाहिए हर कुछ सालों में। फोर्थ है, जिस कैंडिडेट को लोगों ने वोट देकर चूज किया है उसे ही इलेक्ट किया जाना चाहिए। फिफ्थ है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए जिससे लोग जिसे चाहें उसे वोट दे सके बिना किसी डर के। तो दोस्तों किसी कंट्री में ये सारे प्रिंसिपल फॉलो होंगे तभी इलेक्शन डेमोक्रेटिक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना सही है? चलिए देखते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अगर घोड़ों की रेस में एक ही घोड़ा दौड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट भी वही आएगा। इसलिए कंपटीशन होना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन होगा तभी तो बेस्ट का पता चलेगा। लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन होने से कई सारे नुकसान भी है। पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते लोगों के बीच में डिवीजन होता है। इसके अलावा पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं और कई सारी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। इसकी वजह से समाज और देश के अच्छे लोग जो वास्तव में लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से इलेक्शन में नहीं उतरते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बातें पहले से पता थी, फिर भी उन्होंने लॉन्ग टाइम विजन को ध्यान में रखकर फ्री कंपटीशन को ही चूज किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में यही व्यवस्था बेहतर काम करेगी। पर आजकल के नेता लोगों की सेवा के लिए नहीं बनते हैं, बल्कि वे बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए पॉलिटिकल कंपटीशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेता जानते हैं कि उन्होंने अगर लोगों की इच्छा के अनुसार काम किया तब तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। और अगर उन्होंने जनता के हिसाब से काम नहीं किया या फिर जनता को असंतुष्ट किया तो वे अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे।
इस तरह यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी केवल सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो अभी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी, नहीं तो लोग अगले इलेक्शन में उसकी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को वोट देकर उसे पावर में लाएंगे। व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में इलेक्शन किस टाइप से होते हैं। तो इंडिया में दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक लोकसभा के लिए और दूसरे विधानसभा के लिए। लोकसभा के इलेक्शन सेंट्रल लेवल पर होते हैं जिसकी मदद से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, और विधानसभा के इलेक्शन स्टेट लेवल पर होते हैं जिससे चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है। और ये दोनों ही इलेक्शन हर एक 5 सालों के अंतराल में होते हैं और इन्हीं इलेक्शंस को हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में वैकेंसी खाली हो जाती है किसी रिप्रेजेंटेटिव की डेथ की वजह से, या फिर उसने रिजाइन दे दिया इस वजह से, तो उसी वैकेंट पोस्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से इलेक्शन होता है किसी नए रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। इस इलेक्शन को बाय इलेक्शन बोलते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीधा सा मतलब एरिया से है। जैसे कि लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करके रखा है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। ऐसे करके पूरी इंडिया की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 543 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी कहते हैं। और इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन लेवल लगभग बराबर रहता है। सिमिलरली जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसके लिए स्टेट्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आए होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं यानी कि एमएलए कहते हैं। इसके अलावा जो लोकल इलेक्शन भी होते हैं जैसे कि पंचायत और नगर पालिका के, तो उनमें भी यही तरीका अपनाया जाता है जिसमें विलेज और सिटी को अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड के लिए एक एक मेंबर इलेक्ट होता है। नाउ वी टॉक अबाउट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो दोस्तों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम बनाया। मतलब जो समाज के वीकर सेक्शन के लोग हैं जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी के लोग, उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एससी कैटेगरी का एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है तो वहां से केवल एसटी कैटेगरी का ही कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम है उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसलिए इंक्लूड किया ताकि जो पिछड़े लोग हैं वो आगे आ पाए और वो भी इलेक्शन लड़ पाए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास ना ही रिसोर्सेस होती है और ना ही एजुकेशन होती है और ना ही इनका किसी से कांटेक्ट होता है। तो ऐसे में इनका जीतना तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ताकि पावरफुल लोग ही हमेशा इलेक्शन ना जीतते रहे, वीकर सेक्शन के लोगों को ही बराबर मौका मिले इलेक्शन जीतने का। तो अब हम बात करते हैं कि कितनी कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो 2012 की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा के लिए 84 सीट्स एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं और 47 सीट्स एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं। ये रिजर्व सीट का सिस्टम बाद में जाकर डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर भी शुरू कर दिया गया। इसके अलावा रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है उनमें वुमेन्स के लिए भी 1/3 सीट रिजर्व की गई है ताकि वुमेन्स को भी मौका मिल सके इलेक्शन लड़ने का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वोटर लिस्ट। तो दोस्तों अभी तक हमने ये जाना कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन होते हैं, पर अब पता कैसे चलेगा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट कौन डाल सकते हैं और कौन वोट नहीं डाल सकते। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोटर लिस्ट जारी करती है जिसे हम ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल कहते हैं। इस वोटर लिस्ट में उन सारे लोगों के नाम होते हैं जो आने वाले इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। हमारी इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है जिसके मुताबिक हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है वोट डालने का, बशर्ते उसकी उम्र 18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कुछ ही लोग वोट नहीं डाल सकते जैसे कि जो क्रिमिनल होते हैं और जो अनसाउंड माइंड के लोग होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते, बाकी सारे लोग वोट डाल सकते हैं। जैसे ही कोई बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है, और किसी कारणवश किसी की डेथ हो जाती है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। ये अपडेट वोटर लिस्ट के अंदर हर 5 सालों में होता है इलेक्शन से पहले। इसके अलावा गवर्नमेंट एक कार्ड इशू करती है जिसे इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि इपिक बोलते हैं, बट इसको हम सिंपल भाषा में वोटर आईडी भी बोलते हैं। ये कार्ड उन लोगों को इशू कराया जाता है जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, और जब भी कोई वोट डालने जाता है तब इस कार्ड को वो अपने साथ ले जाता है एज अ प्रूफ। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, इसका मतलब होता है कि अगर किसी को इलेक्शन में खड़ा होना है तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा। चलिए देखते हैं। तो होता क्या है कि अगर किसी की एज 18 साल है तो वो केवल वोट डाल सकता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए उसकी मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए, तभी वो इलेक्शन में एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो सकता है।
आप अपनी खुद की पार्टी बनाकर इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, या फिर अगर आपको किसी बड़ी पार्टी का टिकट मिल जाता है तो आप उस पार्टी के बिहाफ में इलेक्शन लड़ सकते हो। इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट को एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें कैंडिडेट को अपनी सारी जानकारी भरनी होती है। इसके साथ साथ उसको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट भी पे करनी पड़ती है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें कंपलसरी कर दी हैं, जैसे कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा उसको अपने बारे में बहुत सी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, जैसे कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है। इन सब चीजों को वेरीफाई किया जाता है और कैंडिडेट की ये सारी जानकारी लोगों के बीचों ओपन कर दी जाती, ताकि वोटर्स को पता रहे कि वो किस टाइप के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन। अब दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्शन हो और कोई पार्टी और कैंडिडेट अपना प्रचार प्रसार ना करे। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो कि कई सारी पार्टी रैली करती हैं, पब्लिक मीटिंग करती हैं, इंटरव्यू होते हैं, टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट होते हैं। ये क्यों होते हैं? ताकि रिप्रेजेंटेटिव या कैंडिडेट अपने बारे में जनता को बता सके और डिस्कशन कर सके लोगों से। इसके लिए इलेक्शन कमीशन 2 हफ्तों का टाइम देता है। इन 2 हफ्तों में कैंडिडेट लोगों से कई सारे वादे करते हैं और कई सारे ऐसे इश्यूज पर फोकस करते हैं जिनसे उनको ज्यादा वोट मिल सकते हैं। इलेक्शन को जीतने के लिए पहले भी बहुत सारे लोगों ने कई सारे स्लोगन दिए थे, जैसे कि 1971 लोकसभा इलेक्शन के लिए इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। ऐसे 1971 में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया, सेफ डेमोक्रेसी का। 1977 बंगाल असेंबली इलेक्शन में लेफ्ट फ्रंट ने लैंड फॉर टिलर का स्लोगन दिया। और 1983 आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में तेलुगु देशम पार्टी के लीडर एनटी रामाराव ने एक स्लोगन दिया था, जो कि था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। तो ये कुछ सक्सेसफुल स्लोगन थे जो कि इस्तेमाल किए गए थे इलेक्शन के टाइम पर। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहली चीज है कि कोई भी कैंडिडेट या पार्टी किसी भी वोटर को डरा धमकाकर और पैसे देकर मजबूर नहीं कर सकती वोट डालने के लिए। सेकेंड है कि कोई भी पार्टी और कैंडिडेट रिलीजन और कास्ट का इस्तेमाल करके वोट नहीं मांग सकते। थर्ड है कि कोई भी कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी अपनी इच्छा से कितने भी पैसे खर्च नहीं कर सकती इलेक्शन कैंपेन के लिए। लोकसभा इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट और पार्टी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए केवल 25 लाख ही खर्च कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर बात करें विधानसभा इलेक्शन की, तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए केवल 10 लाख रुपए ही खर्च कर सकती है। अगर कोई पार्टी या कैंडिडेट इससे ज्यादा खर्च करता है तो कोर्ट उस इलेक्शन को रिजेक्ट भी कर सकता है। फोर्थ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट अपने निजी प्रचार प्रसार के लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स और ऑफिशियल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिफ्थ है कि कोई भी पार्टी और कैंडिडेट कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप पर इलेक्शन प्रोपोगेंडा स्प्रेड नहीं कर सकते। सिक्स्थ है, जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो उसके बाद से कोई भी मिनिस्टर कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। फाइनली ये सारी प्रोसेस के बाद वो दिन आता है जिस दिन सारे लोग वोट करने जाते हैं। इस दिन को वोटिंग डे बोलते हैं। तो जिस भी पर्सन का नाम वोटर लिस्ट में होता है वो अपने नजदीकी पोलिंग बूथ में वोट डालने जाता है। पोलिंग बूथ बेसिकली एक जगह होती है जहाँ पर वोट डाले जाते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति पोलिंग बूथ में एंट्री करता है तो सबसे पहले जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद उसकी फिंगर पर मार्क लगाया जाता है, देन उससे बोला जाता है वोट डालने को। सभी कैंडिडेट पोलिंग बूथ के अंदर अपने अपने भरोसेमंद एजेंट बैठा देते हैं, जिससे वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। पहले के टाइम पर जो लोग वोट डालने आते थे तो उनको एक पेपर दिया जाता था जिसमें सारे कैंडिडेट के नाम और पार्टी सिंबल बने रहते थे। तो वोटर को जिस भी कैंडिडेट को वोट देना होता था तो वो उसके सामने सील लगाकर एक पेटी में डाल देता था। पर इसमें एक समस्या आती थी कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे वो कुछ इस तरीके की सील लगा देते थे। अब यही समझना मुश्किल हो जाता था कि वोटर ने वोट किसको दिया है, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि वोटर एक ही पेपर पर 4-4 सील लगा देता था। तो ऐसे में उन वोटों को बाद में जाकर निरस्त करना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया में इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इस मशीन पर सारे कैंडिडेट्स के नाम और पार्टी सिंबल बने हुए होते हैं। तो अब जिस भी वोटर को जिस भी कैंडिडेट को वोट करना होता तो उसे बस उसके सामने वाला बटन दबाना होता है। सिमिलरली इसी प्रोसेस से सारे लोग वोट करते हैं। अब जैसे ही ये वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो इन सारे ईवीएम को सील करके एक सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद एक फिक्स डेट पर इन सारे ईवीएम को खोला जाता है और किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं इसके लिए काउंटिंग शुरू होती है।
और जब काउंटिंग चल रही होती है तो वहां पर भी कैंडिडेट के एजेंट रहते हैं ये चेक करने के लिए कि काउंटिंग सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं और जिस भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्शन जीत जाता है। What makes election in India democratic? ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं? पहली चीज तो यही है कि जो हमारी इंडिया है उसके अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी कंडक्ट कराती है जो कि है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के इलेक्शन कमीशन को बहुत पावर दी गई है। इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन खुद ले सकती है, उन्हें किसी को भी जवाब नहीं देना होता है। और अगर कोई कैंडिडेट और पार्टी को इलेक्शन कमीशन का डिसीजन अच्छा नहीं लगता है तो अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। इंडिया के इलेक्शन कमीशन को जितनी पावर मिली है शायद ही किसी देश के इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर मिली होगी। सेकेंड है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इंडिया में क्या देखने को मिलता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के अंदर। अगर हम इंडिया के वोटर्स टर्नआउट फिगर की बात करें, मतलब जितने लोग वोट कर सकते हैं उनमें से कितने लोग एक्चुअली में वोट करने आए हैं, तो हमारे इंडिया में ये परसेंटेज बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। वहीं जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें ये देखने को मिला है कि उनका वोटिंग ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे लोग ज्यादा वोट करने आते हैं जो गरीब होते हैं और जो कम पढ़े लिखे होते हैं। वहीं जो रिच लोग होते हैं वो थोड़ा कम पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, मगर करते हैं। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इलेक्शन के टाइम पर वोट करने जाती है और यही चीज शो करती है कि लोग इलेक्शन के प्रति कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके वोट की एक वैल्यू है। अगर उन्होंने वोट डाला है तो उनका वोट व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। और यही चीज हमारे इलेक्शन को और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाती है। एक और चीज है जो हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है वो है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं उसे सारी कंट्री एक्सेप्ट करती है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो और चाहे वो आम नागरिक हो। तो ये सारी चीजें हमारी इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं। तो क्या वास्तव में हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं? बट कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत कमियां तो जरूर होती हैं। ऐसे ही हमारे इलेक्शंस के अंदर भी कुछ कमियां हैं, तो चलिए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि जिस भी कैंडिडेट के पास ज्यादा पैसे होते हैं उसे थोड़ा ज्यादा एडवांटेज रहता है इलेक्शन जीतने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इलेक्शन जीत ही जाएगा, इलेक्शन अदर कैंडिडेट्स भी जीत सकते हैं, बट थोड़ा एडवांटेज ज्यादा रहता है जिसके पास पैसे ज्यादा रहते हैं। सेकंड है ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को टिकट अलॉट करती है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहता है। थर्ड है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसा देखने को मिलता है जिसमें एक ही परिवार के मेंबर रूल करते हुए आ रहे होते हैं, एक तरफ से सबको टिकट मिले हुए होते हैं। फोर्थ है इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी और काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है, किसी भी पार्टी में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में लोगों के पास एक्चुअल में कोई चॉइस नहीं होती है। लास्ट है कि जो छोटी पार्टीज होती है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें बड़ी पार्टीज ऊपर नहीं आने देती, जिसकी वजह से छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इन चैलेंजेस को देखकर आप लोग ये मत समझना कि इंडिया के इलेक्शन सही नहीं है। मानते हैं थोड़ी बहुत कमियां हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक ही ना रहे। और वैसे भी अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से तो हमें पता चलता है कि हमारे इलेक्शन औरों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी क्लास 9 की वीडियोस आगे देखने। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।